मुसल्लापुर के आए बच्चे हों, बोरिंग रोड के बच्चे हों, कहीं के बच्चे हों, बच्चों से प्यार बहुत मिलता है। खान सर ने हम लोगों को बिल्कुल छूट दे रखा है कि सर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाइए बच्चों को। इस पर बच्चे इतने ज्यादा प्यार क्यों करते हैं टीचर? यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर संस्कार है। यहाँ का विद्यार्थी टीचर को भगवान मानता है। नोटिस करते हैं काफी लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपेयर करें तो क्या ऑनलाइन से भी रिजल्ट आता है? शिक्षा का अच्छा होना जितना जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति तक हो। क्योंकि आप जब डीएसपी बनते हो, एसडीएम बनते हो, आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, तो आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सही समय क्या हो? विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हमको टाइम नहीं मिल रहा। इन लोगों की सफलता में सबसे बड़ा जो रोल है ना, डिसिप्लिन का है। इतना प्यार मुझे बिहार में मिला, उतना प्यार मुझे दिल्ली में नहीं मिला। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट सेशन में। और आज हमारे गेस्ट होने वाले हैं अजीत सर, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हैं। और जो भी सिविल सर्विस के फील्ड में स्टूडेंट हो गए उनको बिल्कुल ही पता होगा अजीत सर के बारे में। तो आइए इनसे ही जानते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग मेनली सिविल सर्विस के फील्ड के ऊपर बातें करेंगे, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बातें करेंगे, और एक स्ट्रैटेजी, एक गुड स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं हम लोग सर से जानेंगे। इसके अलावा सर के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे सर का। थैंक यू वेरी मच। हम लोग शुरू करते हैं क्लासरूम से कि सबसे ज्यादा सर आप अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं और बच्चे काफी ज्यादा पूछते भी हैं, और मुझे भी पता है कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सर आप ही फॉलो करवाते हैं क्लास में। जी। तो ऐसा क्यों, स्टार्टिंग से ऐसा ही है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी एग्जाम हो, लाइफ हो, ठीक, एग्जाम या लाइफ में सक्सेस पाने के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आप वेल डिसिप्लिन नहीं हो तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। अगर हम क्लासरूम की ही बातें करें, 2 आवर्स 2.5 आवर की क्लास होती है। अगर उस क्लास को प्रॉपर डिसिप्लिन ना किया जाए तो जो टारगेट हम लेके चलते हो, टारगेट अचीव नहीं होता है। प्लस किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी फेमस पर्सनालिटी को देख लो, ठीक है, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, या आप क्रिकेट के फील्ड में आप देख लो, या बॉलीवुड में देख लो, अक्षय कुमार को आप देख सकते हो, जो कि काफी सक्सेस है। इन लोगों की सफलता में सबसे बड़ा जो रोल है ना, डिसिप्लिन का है। क्योंकि लाइफ का डिसिप्लिन होना बड़ा जरूरी है। आप कब सोते हो, कब जगते हो, पढ़ाई का आपका शेड्यूल क्या है, ठीक। अगर ऐसा होता है तो आपके पास हमेशा से एक्स्ट्रा टाइम होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट है, आप प्रिपरेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रॉपर एक शेड्यूल है कि आप किस टाइम पढ़ते हो, किस टाइम क्लास जाते हो, पढ़ने का आपका शेड्यूल क्या है, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो हमेशा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। लेकिन जो विद्यार्थी शेड्यूल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उसके पास टाइम की हमेशा कमी रहती है। आपने कई विद्यार्थियों से बात किया होगा, जानते भी होंगे, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हमको टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। टाइम इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आपके पास प्रॉपर हमेशा एक्स्ट्रा टाइम होगा, और एक्स्ट्रा टाइम में चीजों को करके, डिसिप्लिन में चीजों को करके सफलता को आसान बनाया जा सकता है, और समय से पहले सफलता प्राप्त की जा सकती है। यही रीजन है कि मैं अपनी क्लासेज में, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को पहला प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल। और सर दूसरी बात रही सर की केजीएस सर फैमिली जैसा लगता है। काफी सारे स्टूडेंट्स से फीडबैक मिलता है कि केजीएस में अपनापन लगता है। तो सर इतना अपनापन कैसे, मतलब एक्चुअली क्या है कि खान सर का जो प्रॉपर मोटो है, मोटो ये है कि गरीब से गरीब विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम विद्यार्थियों को अपने परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह माने। हम लोग भी केजीएस की परिवार के सदस्य हैं। और केजीएस की सबसे अच्छी बात क्या है कि खान सर ने हम लोगों को बिल्कुल छूट दे रखा है कि सर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाइए बच्चों को। हम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, अपने ऊपर बच्चों को आप पढ़ाइए, आप जैसे पढ़ाते हो, क्योंकि हमें आपके ऊपर विश्वास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम विद्यार्थियों को भी वही फील करवाएंगे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं आए हो, आप एक फैमिली में आए हो, और जब विद्यार्थी को ये फील हो जाता है कि वो किसी फैमिली में आया हुआ है, तो फिर खुल करके वो अपनी बातें कर सकता है, उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। और जब वो फैमिली में है, फैमिली की तरह उसको फीलिंग आती है, तो फिर वो क्या करता है, उसी डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो तैयारी करता है। इसलिए हम लोग विद्यार्थियों को फील कराने का कोशिश करते हैं कि आप केजीएस में एक इंस्टीट्यूट में नहीं आए हो, आप एक परिवार में आए हो और परिवार का सदस्य बनने आए हो। ठीक है सर। अच्छा सर, कोई भी बच्चा जब पहली बार सोचता है पढ़ना आने का या प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सिविल सर्विस का, तो वो सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि कैसे स्टार्ट करे, क्या करे, क्या एनसीईआरटी पढ़े। तो सर उसके लिए वो कैसे शुरुआत कैसे करे? देखो, विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, समस्या ये होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सही समय क्या हो।
कब सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ये विद्यार्थियों के सामने बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करते हैं, और कुछ विद्यार्थी पहले ही स्टार्ट करते हैं। तो विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने का एक प्रॉपर या सही समय क्या होना चाहिए। तो मेरी बात अगर आप मानो, मेरे विचार से, तो सिविल सर्विस की तैयारी करने का बेस्ट जो टाइम होता है ना, वो ग्रेजुएशन के टाइम होता है। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में आ गए हो, थर्ड ईयर में आ गए हो, तो वो जो टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि आप इतना जानते हो कि सिविल सर्विसेज का तैयारी करने में 1.5 से 2 साल आपको लगेगा। ये फॉर्म आना, उसके बाद प्री होना, मेंस होना, इंटरव्यू होना, प्रॉपर 1 साल का टाइम है। और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन का भी टाइम होना चाहिए। तो अगर आप सेकेंड ईयर में तैयारी स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में तैयारी स्टार्ट करते हो, तो प्रॉपर 2 साल का, 2.5 साल का आपके पास टाइम है। इस 2 साल 2.5 साल के टाइम में आप एनसीईआरटी पे अपनी कमांड कर लोगे, बेसिक जो बुक्स हैं, बुक्स पे आप कमांड कर लोगे, जो एडवांस बुक है उसके बारे में आप जान लोगे। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे और 21 ईयर के हो चुके होंगे, तो आप कंप्लीटली प्रिपेयर हो इस एग्जाम के लिए। और अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फॉर्म फिल किया, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है, और आप पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई भी कर जाओ। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर उनको क्या है, 1.5 से 2 साल तक प्रॉपर तैयारी में लगना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके लगना पड़ेगा तैयारी में, तभी फिर वो एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरे विचार से बेस्ट जो टाइम होता है ना, वो ग्रेजुएशन का टाइम होता है। इसी टाइम तैयारी विद्यार्थियों को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा सर, ग्रेजुएशन बहुत लोग नॉर्मली जैसे कि आर्ट्स से या फिर कोई लोग टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 3-4 साल जो होते हैं वो कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री में दे या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करके और प्रिपरेशन कर ले, तो क्या बेटर होगा? देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आपका मेन पर्पज क्या है। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करके इमीडिएट जॉब लेना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट होता है टेक्निकल डिग्री। कि आप एक टेक्निकल डिग्री लो, और टेक्निकल डिग्री की बिहाफ पे आप ग्रेजुएशन के बाद जस्ट बाद आप कोई जॉब अचीव कर लो। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हो कि नहीं सर, क्या कहते हैं, हम प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, और मान लीजिए अगर प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, बाई चांस अगर हमारा नहीं हो तो हमें कहीं जॉब मिल जाए, तो इसके लिए टेक्निकल डिग्री जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो सामान्यतः आर्ट से ग्रेजुएशन करता है, साइंस से करता है, या बीकॉम करता है, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद उसको क्या कहते हैं, कोई दूसरा स्कोप उसके पास नहीं है, उसके पास भी अलग डिग्री है। अगर वो ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, ठीक है, तो तैयारी करता है। देखो, आप जानते हो कि तैयारी में 2 साल 3 साल लगते हैं। तो इस तैयारी के दौरान अगर वो चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, बीएड कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अगर वो कर लेगा, तो उसके साथ एक टीचर का दूसरा जो ऑप्शन है ओपन हो जाता है। इससे क्या होगा कि अगर उसे सिविल सर्विसेज में बाई चांस अगर सफलता नहीं मिलती है, तो अपने दूसरे ऑप्शन के साथ जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सा सेगमेंट, कौन सा स्कोप सबसे अच्छा होना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे इस समय तो टेक्निकल वाले भी बीटेक करके, एमटेक करके, आपको उसके बाद मेडिकल करके सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, उनकी अच्छी बात क्या होती है कि चूंकि वो अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, डिग्री उनके पास अच्छे प्रोफेसर्स को उन्होंने फेस किया है, तो उनका आईक्यू लेवल, उनका मेंटल स्टेटस और थिंकिंग लेवल थोड़ा क्या होता है, अच्छा होता है। और वो अच्छी बुक्स पढ़े हुए हैं, जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाला विद्यार्थी नहीं पढ़ता। अगर हम यूपी और बिहार की बातें करें, तो आप जानते हो कि यूपी और बिहार में एजुकेशन का स्तर क्या है। विद्यार्थी जो होता है वो एडमिशन ले लेता है और कभी कॉलेज नहीं जाता, और जाकर के एग्जाम दे देता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई है, तो आप बताओ, उसने केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है, ग्रेजुएशन से उसने अचीव नहीं किया है, डिग्री लिया है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि फिर वो क्या करेगा कि अगर उसको सिविल सर्विसेज में सफलता नहीं मिलती है, फिर उसको प्रॉब्लम होगा। बेटर ये है कि डिग्री के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन को फोकस करे, अगर उसने डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ तैयारी किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सफलता ना मिले। लेट हो सकता है, पर सफलता अवश्य मिलेगा। फिर भी अगर वो चाहे तो सेकंड ऑप्शन के रूप में वो बीएड कर सकता है, उसके बाद पीजी कर सकता है, नीट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, जिससे वो टीचर का एक सेकंड स्कोप उसको ओपन हो जाएगा। सर, बहुत लोग का और कंफ्यूजन होता है बीपीएससी और यूपीएससी को लेके। बहुत लोग सोचते हैं कि बीपीएससी सही है, स्टेट बीसीएस का एग्जाम है, बहुत लोग यूपीएससी की ओर जाना चाहते हैं, तो कैसे डिसाइड करें कि किस तरफ जाना चाहिए? देखो, बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, पहले ये जानना पड़ेगा। यूपीएससी की बातें करें तो वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, और बीपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है।
चूंकि क्या है कि बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का सिलेबस बिल्कुल डिफर करता है, बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है। तो अगर कोई विद्यार्थी ये चाहे कि हम बीपीएससी की तैयारी करते करते साथ ही साथ यूपीएससी का भी तैयारी करें, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट इसलिए हो जाएगा कि दोनों का एग्जाम का पैटर्न तो सेम है। प्रॉब्लम इज दैट कि दोनों का सिलेबस अलग है। बीपीएससी के अगर हम प्री एग्जाम की बातें करें तो एक पेपर होता है, जीएस का एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं यूपीएससी की बातें करें तो 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट होता है, एक जीएस होता है। और सी सेट क्वालिफाइंग केवल प्री एग्जाम में नहीं, मेंस एग्जाम में भी आप देखोगे ना, दोनों के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर है। बीपीएससी के मेंस एग्जाम में 36 मार्क्स 38 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो मेरा उसको यही एडवाइस होगा कि वो डेडिकेट होकर के कम से कम 2 साल यूपीएससी की तैयारी करे। और अगर कोई विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यही एडवाइस है कि वो क्या करे, कम से कम 1.5 से 2 साल तक प्रॉपर बीपीएससी की तैयारी कर ले और इतने साल में उसका प्रॉपर सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार वो सिलेक्शन ले ले, फिर वो यूपीएससी की तरफ मूव करे। ये मेरा प्रॉपर बच्चों को सजेशन रहेगा। मतलब पहले बीपीएससी का कुछ प्रिपरेशन कर ले। हाँ, पहले बीपीएससी की प्रिपरेशन वो कर ले ताकि उसका बेसिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, एग्जाम दे ले। अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो यूपीएससी की तरफ स्विच कर जाएगा, क्योंकि दोनों एग्जाम का पैटर्न देखो अलग अलग है। बाकी अदर स्टेट पीसीएस की बातें मान लो हम कर लेते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया और यूपीएससी हो गया, तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का पैटर्न अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो वहां पे विद्यार्थी क्या कर सकता है कि दोनों एग्जाम को एक साथ फोकस कर सकता है। बीपीएससी के साथ प्रॉब्लम यह है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है यूपीएससी के सिलेबस से कंप्लीटली डिफर करता है, बिल्कुल अलग है आपका। फिर विद्यार्थी अगर यूपीएससी की तरफ फोकस करेगा तो बीपीएससी डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर वो बीपीएससी की तरफ फोकस करेगा तो यूपीएससी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस है कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी करे तो प्रॉपर एक बार वो यूपीएससी की तैयारी कर ले, उसके बाद वो बीपीएससी के एग्जाम दे सकता है। काफी लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंपेयर करें तो क्या ऑनलाइन से भी रिजल्ट आता है? बिल्कुल आते हैं, ऑनलाइन से भी अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं। ऐसा देखो बिल्कुल ये मिथ है कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने बेनिफिट भी हैं और दोनों के अपने कुछ लॉस भी हैं। अगर हम शुरुआत करें, ऑनलाइन से शुरुआत करें, तो ऑनलाइन के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वो उनका टाइम वेस्ट कम होता है। वो घर पे बैठे हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग वो अपनी क्लास देख सकते हैं, उनको आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम वो क्या कर सकते, बचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, टाइम को बचा करके वो रिवीजन में टाइम ज्यादा दे सकते हैं। प्रॉब्लम प्लस ऑनलाइन के जो कोर्सेज होते हैं ऑफलाइन के कंपैरिजन में सस्ते भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि सारे के सारे विद्यार्थियों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि पटना जैसे शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जाकर के वो क्लास कर सके। वो करना चाहते हैं बट उनका इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो क्या करे, दिल्ली जैसे शहर में जाकर के क्लास कर सके। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि घर वाले उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते, जैसे हमारी गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, कुछ शादीशुदा बच्चियां, उनको परमिशन नहीं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन बेस्ट है। हाँ, ऑनलाइन की नेगेटिव बात हम बोल सकते हैं या थोड़ा सा कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज क्या है कि ऑनलाइन में प्रॉपर 2.5 घंटे तक 3 घंटे तक मोबाइल पे क्लास देखना कभी कभी इरिटेटिंग हो जाता है। प्लस टीचर से आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन अगर ऑनलाइन में भी हम क्या करें कि टीचर से इंटरेक्शन का मौका दें, जैसे एक 2 वे कम्युनिकेशन करें। ठीक है, क्लास हो जाए, क्लास होने के बाद बच्चों को हम एक ऑप्शन दे दें कि वो टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, या उनके साथ ही साथ उनको हम कॉपी चेक करने की फैसिलिटी दे दें, वो आंसर लिखे और प्रॉपर उनका इवेल्युएशन हो और दोबारा उनको कर दिया जाए। तो ऑनलाइन वालों के लिए भी बेटर हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल ऑफलाइन का सिलेक्शन होता है, ऑनलाइन का भी अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। ऑफलाइन की बातें करें तो ऑफलाइन की बेस्ट बात क्या होता है, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करो कि आप कोई प्ले देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, आपके सामने लाइव चल रहा है, तो वो चीजें शायद आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, ज्यादा समझ में आएंगी। और प्लस ऑफलाइन जो होता है ना, वो टीचर के हाव भाव से, बात करने के तरीके से, उसके एक्टिविटी को देख करके विद्यार्थी क्या करते हैं, चीजों को समझ जाते हैं। प्लस टीचर सामने है तो उससे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, उससे डाउट पूछने का मौका मिलता है। साथ ही साथ बच्चे क्या करते हैं, टीचर को अपनी कॉपी को इवेल्युएट भी करा देते हैं। इसलिए क्या है कि ऑनलाइन का देखो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेस्ट ऑनलाइन और बेस्ट क्या कहते हैं ऑफलाइन ही है। लेकिन ऑनलाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होता, अच्छा खासा सिलेक्शन होता है। तो विद्यार्थी जिसको जिस प्रकार की फैसिलिटी मिले, अगर वो ऑनलाइन कर सकता है तो ऑनलाइन करे, अगर वो ऑफलाइन आगे क्लास कर सकता है तो ऑफलाइन क्लास करे। इस मिथ को विद्यार्थी बिल्कुल हटा दें कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता है, केवल ऑफलाइन से होता है। ये गलत है, सिलेक्शन ऑनलाइन से भी होता है, सिलेक्शन ऑफलाइन से होता है। अर्जुन, आप जानते हो कि पढ़ने वालों का सिलेक्शन हो ही जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े चाहे वो ऑनलाइन पढ़े।
और सर बहुत सारे स्टूडेंट को सेल्फ डाउट आता है बीच बीच में, एक साल प्रिपरेशन के बाद बहुत लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं या सेल्फ डाउट आता है कुछ और कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा, तो वो सर कैसे मैनेज करें? कोई स्पेशली क्या है ना कि सिविल सर्विसेज जो है ना बड़ा अट्रैक्टिव जॉब है। देखिए शुरू में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि शरीर पे वर्दी होना, पिस्टल होना, गाड़ी होना, और आपके साथ क्या कहते हैं बॉडीगार्ड होना, बड़ा सा घर मिलना, देखिए अच्छा रेपुटेशन होना, ये सोसाइटी में बड़ा अट्रैक्ट करता है। तो विद्यार्थी इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि विद्यार्थियों को ये समझना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है प्रॉपर टाइम मांगता है। अगर आप प्रॉपर इसका एक शेड्यूल ही देखो ना तो इसमें प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू है, रिजल्ट आएगा, तो प्रॉपर फॉर्म से लेकर के रिजल्ट तक आने तक 1 साल का टाइम लगता है। तो 1 साल का टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस चूंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन में भी 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम विद्यार्थियों को 2 साल का टाइम लेके चलना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि विद्यार्थी पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो जब भी विद्यार्थी पेशेंस को लूज करे, उनका मन करे कि अब हम छोड़ देते हैं, अब हम तैयारी नहीं करते हैं, तो उनको दिमाग में एक बात सोचना चाहिए कि क्या सोचकर उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया था। जो सोचकर उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया था दोबारा से उसको एक बार याद करें, और याद करके फिर क्या करें, ये सोचिए कि चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, शायद इस बार हम और अच्छे से मेहनत करके क्वालिफाई कर जाएं। तो हार नहीं मानना है। बात वही है कि अगर आपने अगर तैयारी शुरू कर दिया है तो बीच में छोड़ के मत जाओ, आप उसे लेकर के अंत तक जाओ। मेरा सीधा सा मानना है कि अगर आपने प्रॉपर मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन होगा, लेट हो सकता है बट सिलेक्शन होगा। विद्यार्थियों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ एक बार तैयारी कर ले, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें। लेकिन जब भी कभी वो अकेले में बैठे तो उनके दिमाग में ये आए कि हमने फुल कैपेसिटी के साथ तैयारी तो किया था, हमारी इतनी ही कैपेसिटी थी, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे। तो उनके दिमाग में ये ना ही आना चाहिए कि शायद 1 घंटा और पढ़ लेते, 2 घंटा और पढ़ लेते, नहीं, ये आना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी जितनी थी हमने किया। और विद्यार्थियों को जब भी मोटिवेशन की बात आए ना, तो मोटिवेशन के लिए बेस्ट तरीका क्या है, अपने माँ बाप को देखो, क्या सोच करके आपने तैयारी शुरू किया था, अपने माँ बाप की कंडीशन को देखो, अपने आप परमानेंट आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको किसी अदर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो विद्यार्थियों की यही कहना है कि जब भी आप डिमोटिवेट हो, अपने मम्मी अपने पापा के बारे में सोचें, ठीक है, उनकी कंडीशन के बारे में सोचें, और ये सोचें कि जिस सोच के साथ आपने तैयारी में कदम रखा था, एक बार और अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, और शायद यही मोटिवेशन आपकी सफलता का कारण भी बन सकता है। और सर आजकल के टाइम में सोशल मीडिया को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, मतलब बिल्कुल यूज ही ना करे या फिर? देखो सोशल मीडिया के 2 एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए सोशल मीडिया को छोड़ो, हम किसी की बात भी करें, किसी भी चीज की अति या एक्सट्रीम जो होना ना हमेशा लॉस करता है, हमेशा लॉस करता है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, ठीक है, कोई विद्यार्थी वर्कआउट कर रहा है, अगर वो वर्कआउट का एक्सट्रीम भी कर लेगा, पूरे दिन वर्कआउट ही कर रहा है, तो वही उसके लॉस का क्या बन जाएगा, कारण बन जाएगा। सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट है, ठीक है। सोशल मीडिया से अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है, हमें आसपास की चीजों की जानकारी मिलती है, कुछ नई नई बातें हमें पता चलने लगती हैं, ठीक है। तो इसके लिए सोशल मीडिया का यूज करना जरूरी है। लेकिन यही सोशल मीडिया की लत अगर आपको लग गई है, तो इतना ज्यादा टाइम आपको किल कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े सारे विद्यार्थी मेरी बातों से सहमत होंगे कि वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो कब 1 घंटा 2 घंटा टाइम बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता। और प्लस सोशल मीडिया पे ना बड़े नेगेटिव थॉट भी आते हैं, विद्यार्थियों को इन नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया को बिल्कुल यूज ही नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए। एक टाइम बना लो कि ठीक है आधे घंटे हम सोशल मीडिया यूज करेंगे, इस टाइम हम सोशल मीडिया यूज करेंगे, उसके बाद उनका जो मेन चीज है प्रिपरेशन, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जॉब के बाद की लाइफ क्या होती है? जॉब के पहले तो स्टूडेंट लाइफ होता है। हाँ, जॉब के पहले स्टूडेंट लाइफ होती है। देखो बड़े विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि जब हम जॉब में आ जाएंगे तो हमारी लाइफ बड़े क्या कहते हैं आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एचडीएम बनते हो तो एचडीएम के अपने काम है, अगर आप डीएसपी बनते हो तो डीएसपी के अपने काम है, अगर आप बीडीओ बनते हो तो बीडीओ के अपने काम है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जिस जॉब में आप जा रहे हो उस जॉब में आपका वर्क क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब के बाद लाइफ बड़ा आसान हो जाएगी, चैलेंजेस हर जगह है। आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो पढ़ने का चैलेंजेस था, सिलेक्शन का चैलेंजेस था। अगर आप जॉब में आ जाएंगे तो अच्छा वर्क करने का चैलेंजेस होगा, क्योंकि आप जब डीएसपी बनते हो, एचडीएम बनते हो, आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, तो आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है।
ठीक है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना जरूरी है। जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे उस डिपार्टमेंट में ऑनेस्टी के साथ काम करना बड़ा जरूरी है। और आज के टाइम में ऑनेस्टी के साथ काम करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कितने अधिकारी हैं जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। कई ऐसे अधिकारियों को भी आप जानते होंगे कि जस्ट अभी ज्वाइनिंग किया है और ज्वाइनिंग पहली ज्वाइनिंग थी, फिर भी क्या हुआ, आपका घूस लेते पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं है, जॉब में भी चैलेंजेस है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो ऑनेस्ट है, जो डेडिकेशन से काम करता है, जो विद्यार्थी में था तब भी उसने डेडिकेशन से काम किया, जॉब में आया है तब भी उसने डेडिकेशन से काम किया है, तो उसके लिए सक्सेस हर जगह है। वो अपने डिपार्टमेंट में भी क्या करेगा, अपना झंडा बुलंद करके रखेगा। तो चैलेंजेस तो है अनुज, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस है, बस विद्यार्थियों को उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और उसमें अच्छे से ईमानदारी के साथ काम करना होगा। फिर आप देखो, आपका सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, गवर्नमेंट आपको रिवार्ड देगी, ठीक है, और आपका नाम अपने आप फैलता चला जाएगा। ठीक है सर। और सर जो पटना के स्टूडेंट्स हैं, काफी लोग बाहर जाने का भी सोचते हैं, जैसे कि दिल्ली, यूपी, तो पटना क्या बेस्ट है या फिर बाहर जा सकते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि विद्यार्थी पटना क्यों आया है, पटना इसलिए आया क्योंकि पटना में उसे बेटर फैसिलिटीज मिली है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे हम समझते हैं कि इसकी मान लो कि हमारा अपना गांव है, हमारा अपना शहर है, हमारे गांव में, हमारे अपने शहर में अगर दिल्ली जैसी टॉप फैकल्टी मिल जाए, वहीं सेम फैसिलिटी हमें मिल जाए, ठीक है, वहीं के टीचर आकर हमें क्या करने लगे, हमारे सिटी में हमको पढ़ाने लगे, तो मुझे दिल्ली जाने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने घर के पास हूँ। क्योंकि दिल्ली लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे बेटर फैसिलिटीज मिलती है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, टीचर अच्छे हैं, कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। अगर वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी पटना में अवेलेबल हैं, तो फिर दिल्ली जाने का क्या आवश्यकता है? और दिल्ली मानो न मानो महंगा शहर है, सारे के सारे विद्यार्थी दिल्ली में बेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दिल्ली की सारी फैकल्टी पटना में आके पढ़ा रही है, सेम एनवायरनमेंट पटना में हमको मिल रहा है, सारी बुक्स पटना में अवेलेबल हो रही हैं, वहीं कंपटीशन का एनवायरनमेंट पटना में अवेलेबल हो रहा है, तो पटना बेस्ट प्लेस है। दिल्ली जाने की विद्यार्थियों को आवश्यकता नहीं है, प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं थी। एक समय हुआ करता था जब पटना में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो बिहार का विद्यार्थी दिल्ली जाता था। अब जब सारी फैसिलिटी पटना में अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली जाना कोई बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उनको सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिली हुई है। इतना कम फीस में सर पटना में कोई भी क्लासेस नहीं है, तो सर कम फीस में इतना अच्छा क्लास है तो काफी सारे स्टूडेंट है, बट काफी लोग को डाउट्स भी आता है क्या फीस कम है तो पढ़ाई अच्छा नहीं होता होगा, तो सर वो डाउट्स कैसे क्लियर करें? देखिए, फीस कम है इसलिए पढ़ाई अच्छा नहीं होता होगा, ये डाउट विद्यार्थियों के मन में आता है। हाँ। ठीक है ना, केजीएस की बातें करें तो केजीएस का मोटो ही यही था कि हम कम फीस में बच्चों को पढ़ाएंगे। खान सर का मोटो है कि बिहार के, देश के गरीब से गरीब विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। देखो अनुज, एक बात हमेशा समझना कि शिक्षा का अच्छा होना जितना जरूरी है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति तक हो। और शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति तक तभी होगी जब एजुकेशन सस्ता होगा। ठीक है, तो इसी मोटो के साथ केजीएस स्टार्ट किया गया था कि हम हर विद्यार्थी तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक क्या करेंगे, हम एजुकेशन पहुंचाएंगे। और केवल प्रत्येक विद्यार्थी तक एजुकेशन नहीं पहुंचाएंगे, बेस्ट एजुकेशन पहुंचाएंगे। ठीक है, और बेस्ट एजुकेशन के लिए क्या जरूरी था? क्योंकि विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है कि दिल्ली की फैकल्टी सबसे बेस्ट फैकल्टी है, तो अगर दिल्ली के फैकल्टी को बुला करके पटना में पढ़वा दिया जाए तो सिंपल सी बात, बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी हम दे सकते हैं। ठीक है, और हमने वही काम किया, खान सर ने वही काम किया कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टी को, ठीक है, बुला करके पटना में पढ़वा रहे हैं। तो फीस कम है इसलिए नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप टीचर्स के नोट्स ले लीजिए, क्लासेस देख लीजिए, ठीक है, और क्लासेस देख करके आप कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि केजीएस में क्या क्वालिटी दी जाती है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीचर है और सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब अच्छे हैं, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है और सबका एक ही मोटो है, विद्यार्थियों का सिलेक्शन। तो मैटर ये नहीं करता कि फीस कम है, मैटर ये करता है कौन आपको पढ़ा रहा है। तो हमारा जब एम ही ये है, उद्देश्य ही ये है कि कम फीस में बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन हम देंगे, तो हम उस मोटो से दूर नहीं जा सकते हैं। इसलिए अगर विद्यार्थियों के दिमाग में ऐसा कोई डाउट है कि फीस कम है तो कैसा क्वालिटी होगा, तो मैं बोल रहा हूँ फीस कम है इस पे दिमाग में मत डालिए, बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको मिलेगा। आइए और हमें फील कीजिए कि हम क्या पढ़ाते हैं। सर बच्चे इतने ज्यादा प्यार क्यों करते हैं टीचर से? बच्चे देखो, स्पेशली क्या है कि मैं अगर आपको बताऊं कि दिल्ली में भी मैंने पढ़ा है, लंबे टाइम तक दिल्ली में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया, हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया, दिल्ली में मुखर्जी नगर पढ़ाया, करोल बाग पढ़ाया, प्रयागराज पढ़ाया मैंने।
ठीक है, जो आज प्रयागराज पहले इलाहाबाद हुआ करता था, यहाँ तक कि मैंने जयपुर भी जाकर के पढ़ाया हुआ है, अच्छा खासा टाइम पढ़ाया हुआ, और बिहार में भी आके पढ़ा रहा हूँ। पिछले कई सालों से मैं पटना में आके पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली में और बिहार के विद्यार्थियों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, पहला बिहार, पहले राज्य की बातें करते, बिहार जो राज्य है ना, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, रिच कल्चर है, यहाँ के प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर संस्कार है। यहाँ का विद्यार्थी टीचर को भगवान मानता है, भगवान मानता है, और उसको मानता है वो कि टीचर अगर है ना तो हमारा कभी नुकसान होने नहीं देगा। और उसको ये परवरिश बचपन से दी गई है, उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने बचपन से उसको सिखाया है कि टीचर जो होता है ना वो आपका सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा वही है। ठीक है, वो भगवान की तरह है, और बच्चों के अंदर वही चीज बैठी हुई है। तो स्पेशली आपका बिहार के विद्यार्थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतनी जगह पढ़ाया, दिल्ली पढ़ाया, पटना पढ़ा रहा हूँ, लखनऊ में भी पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज में पढ़ा हूँ। जितना प्यार मुझे बिहार में मिला उतना प्यार मुझे दिल्ली में नहीं मिला। रीजन इसका यही है कि अगर आप विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, बिहार के बच्चों को अगर समझ में आ गया, फील आ गया कि ये टीचर है, ये हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, फिर वो विद्यार्थी आपको सर पे उठा लेगा, क्योंकि उसके परवरिश में ये है, उसके मम्मी पापा ने उसको यही सिखाया है। ठीक है, तो टीचर को हमेशा वो रिस्पेक्ट देता है। मैंने तो यहाँ भी देखा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि शादीशुदा बच्चियां हैं, एक दो बच्चे उनके हैं, आके पैर छू लेती हैं, हम लोग को ऑड लगता है। ठीक है, कई बार ऐसे हैं कि विद्यार्थी जो किसी जॉब में है, ठीक है, आके पैर छूते हैं, ऑड लगता है। ठीक है, मना भी करते हैं कि नहीं, बच्चियां पैर नहीं छूती हैं, आप लोग ऐसा मत करो। बोलते नहीं सर, ऐसा नहीं, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया हुआ है। इसलिए बिहार के विद्यार्थी टीचरों को इतना प्यार करते हैं। और जहां पे विद्यार्थी टीचरों को प्यार करेगा, टीचर विद्यार्थी को प्यार करेगा, वहां तो हमेशा से ऐसा होगा। फिर तो क्या कहते हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे टीचरों को हमेशा प्यार देते रहेंगे। बिहार में पहले से होता आया है, आज भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि बिहार की संस्कृति कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर कोई टीचर आएगा, बच्चों को प्यार से पढ़ाएगा, तो बच्चे हमेशा उसे अपना सब कुछ मानेंगे और हमेशा उसे प्यार देते रहेंगे। अच्छा सर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो क्लास में, थोड़ा अलग, कि किसी बच्चे ने कुछ बोला हो, या फिर मतलब जैसे प्यार से कुछ यूनिक, कुछ अलग? यार क्लास में तो ऐसा बहुत कुछ होता ही रहता है। हाँ। क्लास में ऐसा होता ही रहता है। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मेरे बारे में बड़े विद्यार्थी जानते होंगे, बड़े विद्यार्थियों को लगता होगा कि सर क्लास में डांट देते हैं। हाँ। ऐसा कई बार विद्यार्थियों को लगता हो। तो आज मैं इस पॉडकास्ट से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डांटता हूँ, स्पेशली गलतियां जब बच्चे करते हैं तभी मैं डांटता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा डिसिप्लिन पसंद करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे डांटने से विद्यार्थी अगर 1 घंटा ज्यादा पढ़ता है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और प्लस मैं उसे ही डांटता हूँ ना जिसको मैं अपना मानता हूँ। मेरे क्लास के विद्यार्थी हो तो उसके सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मेरे ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सिंपल सी बात है, मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी तरीके से उसका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं चाहूंगा कि हमेशा ये क्या करे, अच्छा करे। इसलिए मैं कभी कभी बच्चों को डांट देता हूँ। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को मैं डांट देता हूँ, कुछ ज्यादा ही डांट देता हूँ, तो फिर बच्चे मायूस हो जाते हैं। फिर मुझे उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, मायूस मत हो, ठीक है, ये तुम्हारे फायदे के लिए डांटा जा रहा है, ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। हम तुमको अपना मानते हैं इसलिए डांट रहे हैं। कोई रोड पे चल रहा है उसको हम नहीं डांट रहे हैं ना, मैं अपने बच्चों को डांट रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंसिडेंट तो ऐसे हैं कि क्लास में आप जाओ, एंट्री करो, एंट्री करने के बाद बच्चे ऐसा क्या कहते हैं एनवायरनमेंट बनाते हैं, लगता है कि सेलिब्रिटी हुआ। ये सब बच्चों का प्यार है। कभी कभी बच्चों को तो कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों को अगर फ्रीडम दे दिया जाए तो बच्चे क्या कहते हैं, टीचर के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्लास के बड़े इंसिडेंट ऐसे हैं जिसको क्या कहते हैं शेयर किया जा सकता है। ये मैं सारे इंसिडेंट शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सनल इंसिडेंट भी होते हैं। लेकिन हाँ, मुसल्लापुर के बच्चे हों, बोरिंग रोड के बच्चे हों, कहीं के बच्चे हों, बच्चों से प्यार बहुत मिलता है कि बच्चों को पता है कि ये टीचर हमारे लिए काम कर, हमें पता है कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बच्चे बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, और हमेशा वो प्यार करते रहेंगे। बिल्कुल सर। लास्ट में सर आप स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनके सक्सेस के लिए? लास्ट में बच्चों को एडवाइस यही देना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे 26 जुलाई को बीपीएससी का एग्जाम है, तो जो बच्चे बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस तरह एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बस यही एडवाइस है कि जितना ज्यादा हो सकता है टॉपिक का रिविजन करें। अब वो टाइम आ चुका है कि आप सेलेक्टिव हो जाए। आप देखें कि बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षाओं में पीवाईक्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी सेगमेंट पे प्रॉपर आप फोकस करें। पूरे के पूरे सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करते रहना है, करंट अफेयर्स को देखते रहना है, और जाकर के एग्जाम दे देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्री एग्जाम में ना हो।
और सक्सेस पाने के लिए मेरा तो बस सिंपल सा तरह कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। कोई भी विद्यार्थी अगर है अगर वो अपनी लाइफ में, अपनी तैयारी में डेडिकेशन को, डिटर्मिनेशन को और डिसिप्लिन को बेस बना लेता है, 3 पिलर बना लेता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सक्सेस ना मिले। उसको सक्सेस मिलेगा और टाइम से पहले उसको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 पिलर कभी उसको नीचे गिरने नहीं देंगे। तो बस विद्यार्थियों से ये एडवाइस है, खूब पढ़ाई कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, लाइफ को एंजॉय करना भी जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन वापस नहीं आएगा। एंजॉय भी कीजिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई को बनाइए, और इसके बाद एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और खूब अच्छे से पढ़ाई करके आप अपनी असफलता को आसान बनाइए। क्योंकि मानो न मानो 2 लाइफ आप अभी के आपके पास है, एक स्टूडेंट लाइफ और एक सक्सेस होने के बाद लाइफ। दोनों लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। काफी अच्छा रहा ये सेशन, और सर से काफी बात करके अच्छा लगा। और कोई आप लोग के डाउट्स रह गए हो, काफी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट में आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, और इतना देर वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।